विद्यार्थियों, इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे दृश्य श्रव्य माध्यम, अर्थात ऐसे माध्यम जिनमें हम दृश्यों को देख सकते हैं और ध्वनियों को सुन सकते हैं, जैसे टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट इत्यादि। विद्यार्थियों, ये कुछ ऐसे माध्यम हैं जिनमें ये दोनों तरह की सुविधाएं हमें मिलती है कि हम दृश्यों को देखते हैं और उसके अनुरूप ही, उन दृश्यों के अनुरूप ही ध्वनियों को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। टेलीविजन के आविष्कार के बाद ये चीजें लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो गई कि जो पहले रेडियो पर केवल सुनते थे और दृश्य उन्हें दिखाई नहीं देते थे, तो कई बार जो तारतम्य बनना चाहिए था वो तारतम्य नहीं बनता और कई बार जो छोटे समाचार को बहुत बड़ा करना पड़ता था, उन चीजों से थोड़ी सी सुविधा मिल गई। टेलीविजन के लिए समाचारों में जो दर्शकों की यात्रा है, अर्थात टेलीविजन में समाचारों की यात्रा, दर्शकों तक जब समाचार पहुंचता है टेलीविजन में, उसकी बात यहां सबसे पहले की जा रही है टेलीविजन से संबंधित, दृश्य माध्यम से संबंधित, कि टेलीविजन में जो समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं वो कैसे कैसे, किस किस तरह से, किस किस प्रकार से आते हैं, कि इन किन प्रक्रियाओं से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज विद्यार्थियों वो है जो कोई भी खबर, जो कोई भी समाचार सबसे पहली बार दिखाया जा रहा है टेलीविजन पर। मान लीजिए कहीं कोई घटना हुई, कहीं कोई दुर्घटना हुई, कोई भी किसी का बयान आया, किसी भी तरह से कुछ भी आया, कुछ नई घटना, नया समाचार, तो उसे जब पहली बार टीवी पर दिखाया जाएगा तो उसके साथ लिखा हुआ आता है ब्रेकिंग न्यूज, अर्थात किसी समाचार को पहली बार टेलीविजन पर दिखाना ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है, कि वो पहली बार दिखाई जा रही है। विद्यार्थियों, आपने टेलीविजन में, समाचार पत्रों में, समाचार चैनलों पर इस चीज को अवश्य ध्यान किया होगा कि कुछ समाचार, जो समाचार वाचक जो है वो समाचार जो चल रहा होता है उसे बोलते रहते हैं, चलाते रहते हैं, और उसी के नीचे बार बार एक नई खबर आ रही होती है और उसके साथ लिखा जाता है ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज अर्थात हम वहां ये समझ सकते हैं, उसको देखकर इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो जो न्यूज है, वो जो समाचार है, वो पहली बार दिखाया जा रहा है। हम इस बात को इस तरह से भी समझें कि मान लीजिए कोई एक घटना है, या यूं कहें कि चुनाव का जो परिणाम है वो घोषित किया गया है और किसी एक दल ने बहुमत प्राप्त कर लिया है, और बहुमत प्राप्त करने के बाद उन्होंने तिथि निश्चित की गई है कि इस फलां दल के जो नेता हैं वो अमुक दिवस को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, और पहली बार जब ये घोषणा उनके दल के द्वारा की गई तो न्यूज चैनल पर वो खबर बार बार दिखाई जा रही है, उसे फोकस किया जा रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज, और आगे वो खबर दी जा रही है। लेकिन सुबह से शाम तक इसी बात को जब बार बार इसी समाचार को जब दिखाया जाता है तो उसके साथ ब्रेकिंग न्यूज नहीं लिखा जाता। पहली बार जब दिखाया जा रहा है तब तो अवश्य उसके साथ ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, लेकिन शाम को जब आप उसी खबर को दोबारा से फिर से देख रहे हो और तीसरी बार, चौथी बार जब उसको दिखाया जा रहा है शाम तक, पूरे दिन के दौरान, तब उसके साथ ब्रेकिंग न्यूज नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि तब वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं रहती है। वो पहली बार जब आती है तभी उसे ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। दूसरा है फोन इन। फोन इन। फोन इन विद्यार्थियों वो है कि जब एक संवाददाता फोन के माध्यम से सारी जानकारी है वो पहुंचाता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि जिसका वीडियो नहीं दिया जा सकता, जिसका जो है सीधा संपर्क नहीं हो सकता, बल्कि वीडियो न होने के कारण या कोई भी समाचार है वो किसी अन्य माध्यम से न पहुंचने के कारण फोन पर संपर्क किया जाता है, और फोन पर ही इस तरह
की जानकारियां दी जाती है। अन्य जो दूसरे लोग वहां पर उपस्थित होते हैं उनकी बातों को भी सुनाया जाता है और सारे काम फोन के माध्यम से इस तरह से समाचार को प्रस्तुत किया जाता है जिसे फोन इन कहा जाता है। फोन लाइन से जुड़ाव होता है। एंकर विजुअल, एंकर विजुअल, जब एंकर है वह विभिन्न दृश्यों के माध्यम से, विभिन्न तथ्यों के माध्यम से सारी बातों को स्पष्ट करता चलता है, सारी बातें बताता चलता है और वह समाचार भी पढ़ता है, उसका विस्तार से विश्लेषण भी करता चलता है। एंकर बाइट, एंकर बाइट, एंकर बाइट के अंदर विद्यार्थियों एंकर जो है समाचार का जो वाचक है वह वाचक सारी बातों का ध्यानपूर्वक तथ्यपूर्वक अपने पास संकलन करता है। उससे पहले वो समाचार को एक अच्छी तरह से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है और लिखित में जो समाचार उसे दिया जाता है जिससे संबंधित हर पहलू हर बात उसके पास आ जाती है, वो सारी चीजें जो तथ्यपरकता के साथ प्रस्तुत की जाती है वो एंकर बाइट कहलाती है। लाइव, लाइव की बात की जाए तो जो सीधा प्रसारण कहीं से भी किया जाता है किसी भी समाचार के अंदर, चाहे वह किसी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही है, चाहे कोई और कोई समारोह दिखाया जा रहा है, किसी भी प्रकार से जो कार्यक्रम उस समय तुरंत हो रहा है और उसको उसी समय प्रस्तुत किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसे लाइव कहा जाता है। एंकर पैकेज, एंकर जो एंकरिंग कर रहा है उसे एक पैकेज दिया जाता है, उसे यूं कहें कि एक लक्ष्य या टारगेट दिया जाता है जिसे एंकर पैकेज कहा जाता है। इसके बाद आता है विद्यार्थियों पटकथा लेखन। पटकथा लेखन टेलीविजन से जुड़ा हुआ ही एक शब्द है। पट के लिए कथा, पट अर्थात पर्दा, पर्दे के लिए लिखी गई कथा जिसमें मनु भंडारी, फणीश्वरनाथ रेणु, इन दो के नाम बड़े लिए जा सकते हैं, दो बड़े नाम हैं इनके। तो इन बड़े नामों की बात ना करके पहले अपने ये बात करें कि पटकथा है क्या। पटकथा को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ऐसी कथा, ऐसी कहानी जो पट अर्थात जो टेलीविजन का जो पर्दा है उसके ऊपर फिल्माई जा सके, अर्थात एक इस तरह की कहानी जिसको पर्दे पर फिल्माया जा सकता है, जिसके अंदर उसमें पात्र रखे जाते हैं, उन पात्रों के अनुसार कथा को लिखा जाता है। जिस तरह से हम नाटक और एकांकी देखते हैं तो उस नाटक और एकांकी में भी पात्रों के अनुसार ही उनकी कथा लिखी जाती है, उन पात्रों के अनुसार कथा को रखा जाता है। पात्रों के अनुसार लिखी गई कथा या पात्रों के अनुसार रखी गई कथा को नाटक या एकांकी में होता है तब उसे मंच पर प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन वो सिनेमा के को ध्यान में रखकर या टेलीविजन को ध्यान में रखकर जब लिखी जाती है पात्रों के अनुसार तब वो पटकथा कहलाती है। अर्थात उसमें भी ये बताया जाता है कि किस तरह से, किस तरह का भाव है बोलने वाला, पहले वक्ता जो किसी संवाद को बोल रहा है उस संवाद को लिखने से पहले उस संवाद के वक्ता का नाम दिया जाता है और किस भाव में वो उसे कह रहा है, किस भाव में उसे बता रहा है, वो रोने की सूरत में बता रहा है, वो हंसते हुए बता रहा है, वह बड़ा उदासी भरे स्वर में बोल रहा है, चहकते हुए बोल रहा है, किसी की मृत्यु हो गई है उसे दिखाया जाना है तो सभी शोकाकुल है, आंसू बह रहे हैं, रोते हुए कोई बोल रहा है, रुआंसा होकर बोल रहा है, किस तरह से कथन को व्यक्त किया जा रहा है, वो सारी चीजें इस पटकथा लेखन के अंदर लेखक है वो लिखता है उसे, और उसे लिखकर ही आगे का संवाद लिखा जाता है कि राम रुआंसा होकर कहता, आगे क्या कह रहा है वो उसे बताया जाता है। श्याम ने उसकी बात सुनी, वो कैसा उसे हौसला बढ़ाते हुए कह रहा है, कैसी वाणी में बोल रहा है, ओजस्वी वाणी में बोल रहा है, धीमे बोल रहा है, तेज बोल रहा है, जल्दी बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या करते हुए वो किया जा रहा है काम को, उसकी तरफ देखते हुए, दूसरी तरफ देखते हुए, जमीन कुरेदते हुए क्या किया जा रहा है। कि जब इसी कहानी को पर्दे पर दिखाया जाएगा
तो वो पात्र हैं वो क्या करेंगे, उनके क्रियाकलाप क्या होंगे। क्योंकि जब तक हम उसे कागज पर लिख रहे हैं तब तक हमारे पास ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि वो क्या करेंगे, केवल हम उसके संवाद लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे जो संवाद लिखे जा रहे हैं, ऐसी जो पटकथा लिखी जा रही है, वो पट के लिए, पर्दे के लिए है, पर्दे पर उसे दिखाया जाएगा। इसलिए लेखक का काम इसमें ये बढ़ जाता है कि वो उसमें ये भी बताए कि वो पात्र है वो क्या करेगा, उसकी क्रियाकलाप क्या होंगे, और क्रियाकलापों के अनुसार ही उनका जो है अभिनय किया जाता है, और फिर अभिनय और उनके संवादों को जोड़ करके देखा जाता है। तब कहीं एक पटकथा का जो फिल्मांकन किया जाता है वो फिल्मांकन कहलाता है। लेकिन विद्यार्थियों, पटकथा लिखते समय ही ये ध्यान देना आवश्यक होगा कि किस तरह से इस कथा को लिखा जाए, संवादों को कैसे लिखा जाए और किस किस तरह से, क्योंकि संवाद लिखना और उससे संबंधित जो पात्र हैं उनके कार्यों को भी निर्धारित करना, किस किस समय कौन सा पात्र क्या करते हुए क्या दिखाया जाना चाहिए, तो ये भी निश्चित पहले से किया जाना आवश्यक है। विद्यार्थियों, इसके बाद आता है टेली ड्रामा। टेली ड्रामा, टेली ड्रामा की बात करें तो टेली ड्रामा टेलीविजन पर दिखाए जाने वाला नाटक या धारावाहिक होता है। वर्तमान समय में इनका चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। वर्तमान समय में हम देखें तो जो निजी चैनलों की जो एक बाढ़ सी आ गई है, उन बाढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो देखी जाने वाली चीज़ है वो यही टेली ड्रामा या जिसे धारावाहिक कहा जाता है, वो धारावाहिक है। आज जिस घर में टेलीविज़न है उस घर में शायद ही ऐसा कोई घर हो जिसमें ये इस तरह के टेली ड्रामा नहीं देखे जा सकते। सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, और पुराने समय में जब 1980 के दशक की बात करें हम लोग, वो कुछ ऐसे सोप ओपेरा या टेली ड्रामा ये थे जिनको लोग कभी भूल नहीं सकते। तो ये जो टेली ड्रामा, टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले छोटे छोटे नाटक धारावाहिक के रूप में जिनको दिखाया जाता है, प्रतिदिन जिनका एक एक भाग, एक एक अंश, कुछ छोटा भाग प्रदर्शित किया जाता है, वो सब टेली ड्रामा कहलाते हैं। वर्तमान में जो टेलीविजन पर जो धारावाहिक आ रहे हैं उनकी शैली कुछ इस तरह की हो गई है कि उनमें प्रतिदिन की एक एक घटना को इस तरह से दिखाया जाता है, एक एक बात को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि उससे ऐसा लगता है जैसे कि वो बात है वह एक एक उनके जीवन के एक एक अंश को सारा दिन उनके ऊपर कैमरा लगा कर रखा गया हो कि अब वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस तरह से उनके जीवन की कहानी को दिखाया जाता है। टेली ड्रामा के अंदर, टेली ड्रामा की जो लेखन है उससे संबंधित कुछ बातें हमारे सामने आती हैं, जिसमें सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, उसमें सबसे पहले तो एक विचार, विचारों का होना आवश्यक है। यदि विचार उसके अंदर नहीं है तो वो टेली ड्रामा भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि नए विचार होने चाहिए, उनमें नयापन होना चाहिए, रोचकता होनी चाहिए और कुछ कल्पना भी होनी आवश्यक है। तो विचारों के अंदर नयापन, विचारों के अंदर कल्पना, विचारों के अंदर रोचकता जब लेखक के अंदर होगी तो वो अपने उन नए नए विचारों से, उन रोचकताओं भरे विचारों से या कल्पना भरे विचारों के माध्यम से एक नई कथा का निर्माण कर सकता है। ये नई कथा या ये नई जो कहानी है, ये नई कहानी ही आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए उस धारावाहिक को आगे लेकर जाती है और दर्शक उससे जुड़ाव अनुभव करता है कि आगे अब कहानी में क्या नया मोड़ आएगा, कहाँ ये कहानी जाकर रुकेगी। हम देखते हैं कि आजकल जो टेलीविजन पर जो धारावाहिक दिखाए जा रहे हैं उनमें कुछ घरों की कहानियों को दिखाया जाता है और उन घरों की रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उसको इस तरह से पिरोया जाता है कि हमें ये लगता है कि हाँ, अरे ये तो हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे आसपास भी ऐसा होता है, ये तो हमने कहीं देखा है। तो इस तरह से उन घटनाओं को
चीज़ों को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि दर्शक स्वयं उनसे जुड़ जाता है, दर्शक का लगाव उसके साथ अपने आप ही हो जाता है। तो दर्शक का लगाव, उससे जो जुड़ाव वहाँ पर जो पैदा हुआ है, वो विचारों के कारण हुआ है, जो विचार आए हैं उस लेखक के, जिसमें नयापन है कि हाँ, किसी घर में ऐसा भी हो सकता है, किसी घर में जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या होता है, अचानक से कोई व्यक्ति, युवा कोई व्यक्ति की मौत हो सकती है, वृद्ध की मौत हो सकती है। इन धारावाहिकों में दैनिक जीवन को दिखाया जा रहा है, यथार्थ को दिखाया जा रहा है, न कि एक आदर्श की स्थापना करने की बात की जा रही है। तो ऐसे ही विचार आने लेखक के लिए आवश्यक है। दूसरा है दृश्यानुसार कथा। दृश्यानुसार कथा, ये कथा है, ऐसे इन टेली ड्रामाज में दृश्य के अनुसार होनी चाहिए। जैसा दृश्य दिखाया जा रहा है वैसी ही उसमें कथा भी आनी चाहिए। ये न हो कि उसमें दिखाया कुछ और जा रहा है और कथा किसी और बात की ओर इंगित कर रही हो, अर्थात जो उसका देशकाल और वातावरण है, कहानी का उससे सामंजस्य होना चाहिए। देशकाल और वातावरण किसी भी उपन्यास, कहानी, एकांकी इत्यादि के लिए एक अति महत्वपूर्ण भाग है, अति महत्वपूर्ण उसका पहलू है। बिना देशकाल और वातावरण के जिस तरह से एक अच्छी कहानी, अच्छा उपन्यास या अच्छा नाटक नहीं लिखा जा सकता, वैसे ही उस अच्छे देशकाल और वातावरण, या यूं कहे कि दृश्य के अनुसार कथा नहीं होने के कारण उसे अच्छा एक टेली ड्रामा नहीं कहा जा सकता। तो अच्छे सशक्त टेली ड्रामा को लिखने के लिए, बनाने के लिए आवश्यकता है एक अच्छी कथा की, और कथाकार को इस काम में माहिर होना आवश्यक है कि जिस तरह की कथा है उस तरह के दृश्यों का भी, ये उसके निर्देशक पर निर्भर करता है कि वैसे दृश्यों का वो संयोजन करे, और ये उसके कथाकार पर निर्भर करता है कि जैसे दृश्यों का संयोजन निर्देशक करना चाहता है वैसी कथा वो तैयार करे। तो इन दोनों में ये सामंजस्य होना आवश्यक है। कथा सार। तीसरा है कथा सार। कथा का कोई सार होना आवश्यक है, असार कथा नहीं होनी चाहिए। अभी हमने विद्यार्थियों जो बात की कि वर्तमान समय में जो दिखाया जा रहा है धारावाहिक इत्यादि, उनकी कथाओं का कोई सार नहीं कहीं नजर आता, लेकिन जो टेली ड्रामा है, वास्तव में जिनको टेली ड्रामा कहा जाए, टेली ड्रामा की संज्ञा दी जाए, उनमें कथा का कोई सार होना आवश्यक है। क्योंकि ड्रामा है, उसकी कोई सीमा होनी चाहिए कि कहाँ उसका अंत आ रहा है, कहाँ जाकर वो समाप्त हो रहा है। यदि वो अंतहीन चलता जाएगा, अंतहीन चलेगा, तो शायद दर्शकों को उससे ऊब अनुभव होगी, वो ऊबने लग जाएंगे उन चीजों से, और कोई चीज जब ऊब उत्पन्न करेगी, उबेंगे, तो वो उसे देखना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए उस कथा का कोई सार होना चाहिए। वर्तमान में जो धारावाहिक चल रहे हैं, जिनका उदाहरण हम अभी ले रहे थे, तो उनमें दैनिक जीवन को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि आज के दिन उन्होंने जो किया वो आज दिखाया जाए, कल के दिन वो जो करेंगे वो कल दिखाया जाएगा। तो इस तरह से कहानी को, कि कहानी उनका दैनिक जीवन दिखाया जा रहा है, कब वो पैदा हुए, फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर वो स्कूल जाते हैं, फिर वो पढ़ते हैं, कॉलेज पास करते हैं, नौकरी लगते हैं, विवाह होता है, बच्चे होते हैं और वो वृद्ध होते हैं। जैसे 50-60 साल का किसी व्यक्ति का जीवन है, तो उस पूरे जीवन को, एक एक दिन को वो उसमें दिखाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा हो कि उसका सार हमारे पास आए और एक समय सीमा के अंदर ही वो समाप्त भी हो, एक समय सीमा के अंदर समाप्त भी हो। अगर समय सीमा अधिक लंबी होगी तो वो उबाऊ हो जाएगा, और उबाऊ होने के कारण उससे मिलने वाला जो आनंद है वो समाप्त हो जाएगा, और वो जो टेली ड्रामा का जो उसका काम है वो टेली ड्रामा का काम नहीं कर पाएगा। अगली चीज है पात्र योजना। पात्र योजना कि एक टेली ड्रामा को लिखते समय उसके लेखक को पात्र योजना का भी ध्यान रखना चाहिए। पात्रों की योजना किए बिना यदि उसमें अनाप शनाप बहुत ज्यादा पात्रों को भर दिया जाएगा, बहुत ज्यादा पात्रों को उसमें रखा जाएगा,
तो इसका नुकसान है वो यह होगा कि जो कथा है वो सब लोगों के समझ में नहीं आएगी। पात्रों की अधिकता के कारण कथा को समझने में और उन पात्रों का संबंध एक दूसरे पात्रों से रखने में कई बार बहुत सी दिक्कतें दर्शकों को आती है, जिसके कारण वो उस कार्यक्रम से दूर हटने लगते हैं और वो कार्यक्रम है वो पिटने लगता है। चूंकि टेलीविजन पर जो भी कार्यक्रम दिखाया जा रहा है उस पे समय की कीमत होती है और प्रत्येक कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए रुपए उसका जो शुल्क है वो देना पड़ता है, लेकिन जब तक दर्शक उससे नहीं जुड़ेंगे उस शुल्क की भरपाई नहीं की जा सकेगी। इसलिए लेखक को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का कार्यक्रम तैयार करे वो जिसमें पात्रों की संख्या सीमित हो और वो पात्र उनका जो भूमिका है, उनका जो कार्य है वो अच्छी तरह से एक एक का समझ में आने वाला हो। किसी भी पात्र से इस तरह का कोई भी भूमिका उसे न दी जाए कि दर्शकों को समझने में कठिनाई हो कि वास्तव में ये क्या करना चाह रहा है या इसकी भूमिका क्या है इस टेली ड्रामा के अंदर। तो भूमिका बंधी हुई अवश्य होनी चाहिए। पात्र इतने भी कम नहीं होने चाहिए कि जितना उस टेली ड्रामा की आवश्यकता है उस कहानी के कथा के अनुरूप वो पात्र संख्या कम हो, लेकिन पात्रों की संख्या इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि कथा समझ में आने से पहले ही लोग उससे दूर हट जाएं। अगला है संवाद। संवादों की जहां तक बात है तो हर किसी विधा के अंदर ही संवादों में यही सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। आलोचकों का यही मानना है कि संवाद छोटे होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, कुतूहल को उत्पन्न करने वाले होने चाहिए। और ऐसा ही टेली ड्रामा के अंदर भी होता है कि संवाद है वो छोटे छोटे होने चाहिए, लेकिन वो आकर्षक भी हों और वो रोचकता उत्पन्न करने वाले हों। कथा को आगे बढ़ाने वाले संवादों को ही श्रेष्ठ संवाद कहा जाता है। तो संवाद लिखते समय भी लेखक को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके संवाद कहीं भी इतने बड़े ना हो कि जिससे जो देखने वाले दर्शक हैं उनको उसकी बातों को समझने में कठिनाई हो। वक्ता जो बोलने वाला है, जब उसका फिल्मांकन किया जा रहा है तो निर्देशक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन संवादों को बोलने वाला जो वक्ता है वो साफ और स्पष्ट तौर से और एक संयमित तरीके से उस संवाद को बोले। संयम यदि वो नहीं रखेगा, असंयम से बोल रहा है या संवाद कठिन है या संवाद बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है, विस्तृत है, तो दर्शकों को कठिनाई उपस्थित हो सकती है। दर्शकों की कठिनाई को, दर्शकों की बात को ध्यान में रखते हुए ही यह किया जाना चाहिए कि संवाद है छोटे लेकिन कुतूहल उत्पन्न करने वाले, अर्थात संवाद में वाक्य योजना ऐसी हो, शब्द संयोजन ऐसा हो जो आकर्षक तो लगे ही लगे, साथ में कटाक्ष इस तरह का हो कि दर्शक है वो सुनने के लिए उससे लालायित रहे और साथ ही साथ उसमें आकर्षण हो, कौतूहल इस प्रकार का हो कि आगे फिर से सुनने के लिए दर्शक उससे बंधे हुए रहे। तो दर्शकों को बांधने का एक काम उस टेली ड्रामा के संवाद भी करते हैं। तो संवादों का आकर्षक होना भी बेहद आवश्यक माना गया है। यदि संवाद नीरस होंगे, बड़े होंगे, उनको सुनने में दर्शकों को किसी तरह का कोई आनंद नहीं आएगा तो दर्शक उस टेली ड्रामा को देखना पसंद नहीं करेंगे और उसकी जो गुणवत्ता है जैसी होनी चाहिए वो वैसी गुणवत्ता हमें नहीं मिलेगी। तो गुणवत्ता को ध्यान में रख करके, गुणवत्ता के लिए ही ये किया जाना चाहिए कि अच्छे संवादों का संयोजन किया जाए। विद्यार्थियों, इसके बाद है कहानी का नाट्य रूपांतरण, कि एक कहानी को नाटक में कैसे बदला जाए। कहानी का नाट्य रूपांतरण। विद्यार्थियों, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय हमें नाटक के तत्वों का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि नाटक में कौन कौन से तत्व थे। जैसा हमने
टेली ड्रामा के बारे में विचार किया अभी, तो उसी तरह से कुछ तत्व नाटक के अंदर भी होते हैं, जैसे उसमें कथा है, उसमें पात्र या चरित्र चित्रण है, उसका देश काल या वातावरण है, उसके संवाद हैं। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहानी में उन सब चीज़ों का अलग अलग विभाजन कहीं पर भी नहीं किया जाता है। कहानी में संवाद होते हैं, लेकिन वो सीमित संवाद होते हैं, लेकिन नाटक में सारा कार्य ही संवादों पर चलता है। कहानी में पात्र हैं, वो सीमित पात्र होते हैं और एक या दो पात्रों से या बिना पात्र के भी कहानी कई बार हो सकती है। लेकिन नाटक के अंदर पात्रों का होना अति आवश्यक है, बिना पात्रों के नाटक नहीं हो सकता। अब जबकि हम कहानी का नाट्य रूपांतर कर रहे हैं, कहानी को नाटक के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, तो हमें पात्रों का चयन करना चाहिए कि उस कहानी के अनुसार हमारे पास कौन कौन से पात्र, कैसे, कितनी संख्या में पात्र आने चाहिए, और फिर उस कहानी लेखक का जो विचार है, उन पात्रों के अनुसार जो जो बातें बताई गई हैं, उनके अनुसार ही संवाद संयोजन करना चाहिए। कहानी में जो देशकाल और वातावरण दिया गया है, उस देशकाल और वातावरण को ध्यान में रखते हुए नाटक का देशकाल और वातावरण निश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि कहानी जिस तरह की है, उस कहानी से ही सारा कथानक बनाया जाएगा और उसी के अनुसार, कथानक के अनुरूप ही संवाद योजना रखी जाएगी। तो कथानक का देशकाल और वातावरण ऐसा होना चाहिए जो नाटक के अनुरूप हो और जिसको नाटक में रखा जा सकता है। ऐसा देशकाल और वातावरण उसके अंदर दिखाया जाना चाहिए। पात्र योजना भी उसी के अनुसार कि जो उस नाटक में समयावधि के अनुसार हो, नाटक की सीमा के अनुसार हो, उतने ही पात्रों का संयोजन किया जाना चाहिए। यूं तो जब हम कहानी का नाट्य रूपांतर कर रहे हैं, कहानी को नाटक का रूप दे रहे हैं, तो कहानी में जितने पात्र आए हैं उतने पात्रों को स्थान दिया जाना काफी होता है। लेकिन यदि आवश्यकता है तो उसमें कुछ एक दो पात्रों को कम या ज्यादा किया जा सकता है। चूंकि कहानी में आमतौर पर कम ही पात्र होते हैं, इसलिए नाटक में हमें ये असुविधा कभी शायद ही हो कि हमें पात्रों को कम किया जाना चाहिए। कभी हो सकता है कि कुछ और काल्पनिक बातें उसमें जोड़ दी जाए, कथानक में कुछ मोड़ लाने के लिए कुछ नए पात्रों का संयोजन किया जा सकता है। लेकिन हमें कहानी के मूल भाव को कभी नहीं भूलना चाहिए। कहानी का जो मूल भाव है उसे छोड़कर ना ही तो संवाद योजना की जानी चाहिए, ना ही पात्रों का संयोजन किया जाना चाहिए, और ना ही कथानक को उसके अनुरूप बनाना चाहिए। इस तरह का कोई परिवर्तन हमें कहानी में नहीं करना चाहिए, कथानक में नहीं करना चाहिए, जिससे कि कहानी का मूल भाव समाप्त हो जाए। कहानी का मूल भाव हम कहीं भी समाप्त ना करें। कहानी का जो मूल भाव है उसे उसी रूप में चलाते चलें, और उसी रूप में चलाने से ही कहानी का एक सही तरीके से नाट्य रूपांतर हो सकता है। अब कहानी का नाट्य रूपांतर करते समय, जबकि हम नाटक के सभी तत्वों का, कहानी के सभी तत्वों को ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन संवाद योजना और पात्र योजना, दो जो अति महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पात्र योजना कहानी के और नाटक दोनों के अनुरूप हो, और संवाद योजना भी कहानी के मूल भाव को लेते हुए, मूल भाव को रखते हुए नाटक के अनुरूप हो। तो विद्यार्थियों, आगे अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे इसी से संबंधित, दृश्य श्रव्य माध्यम से संबंधित कुछ नई चीजों का। धन्यवाद।